Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video lecture we are going to discuss about the chapter 8 from the book Fundamental of Agriculture Arun Katan volume 2, and the chapter 8 is insecticides. So today is the part 5th of this chapter. If you have not watched the previous parts, then you can visit to the channel playlist and watch it. So in today's session we are going to discuss about a synthetic organic insecticides, and under this category today we will discuss about 3 types of synthetic organic insecticides, namely carbamates, synthetic pyrethroids and acaricides. So let's start today's session. Carbamate insecticides. अब ये जो carbamate insecticides होते हैं, they are mainly derived from two things. That are carbamic acid and the other one is dithiocarbamic acids. तो जितने भी कार्बामेट्स होते हैं तो ये जो डेराइव्ड होते हैं ये कार्बामिक एसिड, और वी कैन से दैट एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड्स. जो जितने भी कार्बामेट्स होते हैं दे आर नोन एज एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड. एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड. नाउ व्हाट इज़ कार्बामिक एसिड. अभी कार्बामिक एसिड क्या होता है? अगर हम कार्बामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बामिक एसिड होता है वो एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, यानी इसमें जो COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड होता है. दैट इज इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस. तो ये जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, यानी दिस वन, इतना स्ट्रक्चर जो है ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर में अटैच होता है H2N. तो ये मिलके बनता है कार्बामिक एसिड. और जो दूसरा कंपाउंड है दैट इज़ डाईथायोकार्बामिक एसिड. इसमें क्या होता है कि जहाँ पे थायो वर्ड आ जाता है THIO, थायो का मतलब होता है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होता है. तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बामिक एसिड्स एंड डाईथायोकार्बामिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं. अब ये जो कार्बामेट एसिड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के. हमने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. तो जनरली जो कार्बामेट्स होते हैं ये भी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की तरह ही रिजेंबल होते हैं. इनका जो मोस्ट ऑफ फंक्शनिंग होती है वो भी उन्हीं की तरह होती है. अगर हम बात करें इसकी फंक्शनिंग की तो जनरली जो कार्बामेट्स होते हैं दे आर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम. एक एंजाइम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दैट इज़ कोलिन एस्टिरेस. कोलिन एस्टिरेस एक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी या फिर इंसेक्ट्स की बॉडी में क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है. अब ये जो कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम होता है ये इसी एंजाइम को क्या करते हैं, एक तरह से कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है. कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह कौन काम करते हैं, कार्बामेट्स. फॉर एग्जांपल अगर किसी फील्ड में हमने क्रॉप में इंसेक्ट्स लगे हैं और हमने उस टाइम पे कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर दिया तो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड वर्क एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर. किसके कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम का कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह वर्क करेंगे. अब ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक तरह का ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो उस एंजाइम की तरह ही बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं. यू कैन से इसकी 2 कॉपी होती हैं या फिर डुप्लीकेट होते हैं, एकदम हम शक्ल टाइप्स के होते हैं. डुप्लीकेट का मतलब होता है जैसे इनकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस होती है वैसे ही उस एंजाइम और उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल अपीयरेंस बिल्कुल हूबहू सेम होता है. तो इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. अब होता क्या है, सपोज ये कोई इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में यहाँ पे 2 साइड्स प्रेजेंट होते हैं. दैट नेम है इसके आयनिक साइड्स और एक होती है एस्ट्रिक साइड्स. तो 2 साइड्स होती हैं, एस्ट्रिक साइड्स एंड आयनिक साइड्स. अब ये जो एसिटिल कोलिन होते हैं, एसिटिल कोलिन एस्टरेज जो होते हैं ये इन दोनों साइड्स पे बाइंड होते हैं. ठीक है, अगर वो एस्टरेज साइड्स में बाइंड होते हैं तो यहाँ पे उसकी हाइड्रोलिसिस होती है. हाइड्रोलिसिस होने के कारण जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से ब्रेक हो जाता है एसिटिल एंड
कोलिन एंड एसिटिक एसिड में ब्रेक हो जाता है। अब इसको ब्रेक होने के लिए होता क्या है कि अगर कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे हो जाता है तो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, इन दोनों साइड्स को ब्लॉक कर देंगे। इन दोनों साइड्स को कार्बामेट ने ब्लॉक कर दिया तो जितना भी एसिटिल कोलिन है वो इंसेक्ट्स की बॉडी के नर्वस सिस्टम में एक्यूमुलेट होता रहेगा, और जितना ज़्यादा एसिटिल कोलिन एक्यूमुलेट होता रहेगा उतना ही क्या होगा, इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ नर्वस डिसफंक्शनिंग, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। दैट इज़ कॉल्ड नर्वस डिसफंक्शनिंग। तो नर्वस सिस्टम अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो एज सून एज इंसेक्ट्स की डेथ पॉसिबल होती है। तो इस तरह से जो कार्बामेट्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे वो वर्क करते थे, लेकिन जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यानी इसको शॉर्ट में हम बोल देंगे OP, और जो कार्बामेट्स हैं दैट इज़ CB, इन दोनों की जो वर्किंग है वो मोस्टली सेम होती है। दोनों ही क्या करते हैं, कोलिन एस्ट्रेस की जो वर्किंग होती है उसके संग उसको हिंडर कर देते हैं। तो इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो कहाँ पे होता है, अभी हमने देखा जो इंसेक्ट की जो नर्वस सिस्टम में 2 साइड्स थी, आयनिक एंड एस्ट्रेस साइड्स, तो जो कार्बामेट्स थे वो दोनों साइड्स को ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन ये जो दोनों साइड्स को ब्लॉक करते हैं इट इज़ रिवर्सिबल मैनर, ये रिवर्सिबल मैनर में ब्लॉक करते हैं। रिवर्सिबल का मतलब कि अगर इन्होंने ब्लॉक करा है तो उसके बाद वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और अगेन वो वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो रिवर्सिबल तरीके से ये सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स भी दोनों साइड को ब्लॉक नहीं करते। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इसमें सिर्फ इस वाली जो एस्ट्रिक साइड्स होती है इसको ही बाइंड करके अफेक्ट करते हैं, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो मोस्टली इरिवर्सिबल होता है। तो दोनों की फंक्शनिंग में या मोड ऑफ एक्शन में इतना ही अंतर है कि जो कार्बामेट्स हैं इनका जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज़ रिवर्सिबल, और जो OPs होते हैं दैट इज़ अवर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है इट इज़ समवॉट इरिवर्सिबल इन नेचर। इसके बाद आगे देखते हैं, अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ने हैं इस बुक में टोटल 5 कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स के नाम हमको पढ़ने हैं, और इन कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स के जो नाम होते हैं, इनके एग्जांपल्स जो होते हैं उनको अगर हम याद करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आप मोस्ट ऑफ द कार्बामेट्स जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनके नाम से हमको पता चल जाएगा, क्योंकि नाम में कार्ब आता है, कार्बा करके लिखा होगा। लेकिन एक इंसेक्टिसाइड ऐसा है जिसमें कार्बा नहीं लिखा, तो वो आपको थोड़ा याद कर लेना है, दैट इज़ मिथोमाइल। अभी हम आगे पढ़ेंगे मिथोमाइल के बारे में। तो मिथोमाइल के नाम में कार्ब नहीं है, लेकिन ये कार्बामेट इंसेक्टिसाइड्स में आता है। तो अभी हम कार्बामेट इंसेक्टिसाइड के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। नंबर 1 है कार्बारिल, जिसको सीविन बोलते हैं। अभी सीविन क्या है, ये ब्रैकेट में जो सीविन लिखा है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ ट्रेडमार्क, यानी जो सीविन है ये ब्रैकेट में दिस इज द ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम बोल सकते हैं, ट्रेडमार्क में ट्रेड नेम। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि कार्बारिल जो है इंसेक्टिसाइड्स, इसका ट्रेड नेम क्या है, दैट इज़ सिविन। इस सिविन नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। अब इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी, हम बोल सकते हैं कि कार्बारिल की सबसे पहले इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ को किसने डेवलप करा, दैट इज़ हाइनीज एटॉल ने। एटॉल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एटॉल का मतलब होता है ग्रुप या फिर टीम। अब ये साइंटिस्ट जो थे अकेले इन्होंने डिस्कवरी नहीं करी, इनका पूरा ग्रुप था, इनकी टीम थी साइंटिस्ट की, दैट इज़ वाई यहाँ पे एटॉल लगा है। तो आपको ध्यान रखना है कार्बारिल की डिस्कवरी करी थी हाइंज एटॉल ने इन द ईयर, साल था हमारा 1956 में। ओके, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ की जो खोज हुई थी वो हाइंज ने करी थी। इसके अलावा जो कार्बारिल इंसेक्टिसाइड है इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, लाइक ये एक तरह कॉन्टैक्ट पॉइजन है, सिस्टमिक एक्शन भी होता है इसमें। अब ये जो इंसेक्टिसाइड है कार्बारिल, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैमल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। अगर हम बात करें क्लोरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की, तो वो जनरली मैमल्स के लिए एज सच सेफ़ नहीं थे, लेकिन जो कार्बारिल होता है ये जनरली मैमल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्बारिल तो सेफ़ होता है, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्बामेट्स में आएगा एल्डी कार्ब नाम का जो इंसेक्टिसाइड है जो कार्बामेट्स में आता है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है मैमल्स के लिए, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है कार्बारिल जो कि बहुत ज़्यादा सेफेस्ट होता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होता है। 10%, 5% डस्ट, 4% ग्रैन्यूल्स, 50% WP,
85% SP, 40% LV। अब इन सब का क्या क्या मतलब होता है? तो जो SP होता है, SP का मतलब होता है सॉल्युबल पाउडर, एंड LW स्टैंड्स फॉर लिक्विड वेपराइज़र। अब यहाँ पे जो कार्बोरल होता है, इसके दो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, सीवीडॉल और सीवीमोल। सीवीडॉल जहाँ लिखा होगा, सीवीडॉल में 4% कार्बोरल के साथ 4% RHCH यूज़ होता है। अब ये HCH क्या है? HCH स्टैंड्स फॉर हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, तो ये होता है सीवीडॉल। और जो सीवीमोल होता है, M स्टैंड्स फॉर मोलासेस। मोलासेस यू नो वेयर वी गेट मोलासेस, वी गेट फ्रॉम शुगर केन। तो जो गन्ना होता है वहाँ से हमको एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे मोलासेस मिलता है। तो उसको अगर हम 40% कार्बोरल के संग ऐड करें, सो वी गेट सेवीमोल। और ये सेवीडॉल, सेवीमोल दोनों ही एक तरह के कार्बोरल होते हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ कार्बोरल। नेक्स्ट जो हमारा कार्बोरल का टाइप है, दैट इज़ कार्बोफुरॉन। देखो ना, यहाँ पे भी नाम में कार्बो आ रहा है। इससे पहले हमने कार्बोरल देखा, अब नेक्स्ट है हमारा कार्बोफुरॉन। अब ब्रैकेट में फूराडन लिखा है, तो इजी है, फूरन से आप याद कर सकते हैं फूराडन। अगेन ये इसका ट्रेड नेम है। अब कार्बोफुरॉन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि इसका जो मैकेनिज्म है, इट इज़ अ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड एज वेल एज इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ निमैटिसाइड्स, यानी ये निमैटोड्स को किल करने के लिए, निमैटोड्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा ये अल्कलीन कंडीशन में यूज़ नहीं होता। ये तो हमारा हर किसी इंसेक्टिसाइड्स के संग यही है कि अल्कलीन कंडीशन में बिल्कुल यूज़ नहीं होते। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कार्बोफुरॉन में, ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? मोस्टली कॉटन, राइस, टोबैको, सॉर्गम, कॉर्न में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मुलेशंस में। इसका आप ध्यान रखना है। 50% SP और 3% ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये अवेलेबल है। और उसका ट्रेड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फूराडन। अगर हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स जो यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, तो जो ये देखो आप, कॉटन में ये यूज़ होता है कार्बोफुरॉन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं क्रॉप्स की, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी कॉटन है, सबसे ज़्यादा जो हमारी कॉटन क्रॉप है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ बहुत होता है। आफ्टर दैट, इसके बाद सेकंड नंबर में हमारे सीरियल्स आते हैं, देन आफ्टर दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेकिन सबसे हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है वो हमारे कॉटन क्रॉप में होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल दैट इज़ कार्बोसल्फन। तो यहाँ पे भी कार्बो वर्ड आ रहा है, कार्बोसल्फन। कार्बोसल्फन के बारे में जो इम्पोर्टेंट फीचर वो ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हर एक टाइप के इंसेक्ट पेस्ट पे इक्वली इफेक्टिव है। अगर हम किसी क्रॉप में इसको स्प्रे करते हैं तो ये मेटाबोलाइज्ड होके प्लांट में ब्रेक हो जाता है। और ये किस में ब्रेक होता है? क्योंकि कार्बोसल्फॉन है तो ये ब्रेक हो जाएगा कार्बोफुरॉन में, प्लस इसके साथ एक और प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट इज़ 3-हाइड्रोक्सी कार्बोफुरॉन। तो कार्बोफुरॉन में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आफ्टर मेटाबॉलिज्म। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है, बट इतना आपको ध्यान रखना है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट वन है एल्डी कार्ब। अब यहाँ पे भी कार्ब आ रहा है नाम में, कार्ब से आपको ध्यान रखना है कि ये भी कार्बामेट है। एल्डी कार्ब का जो ब्रैकेट में लिखा है टीमेक, दैट इज़ अ ट्रेड नेम। तो इसका इंपॉर्टेंट है ट्रेड नेम। इससे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बारिल, दैट इज सीविन, कार्बाफुरॉन, फूराडन, एंड नाउ एल्डी कार्ब, टीमेक। एल्डी कार्ब जो होता है, इसको किसने खोजा था, इसकी डिस्कवरी करी है वीडन एटॉल ने। अगेन एटॉल का मतलब है कि एक साइंटिस्ट की पूरी टीम थी, ग्रुप था। तो वीडन एटॉल ने इन द ईयर 1965 में एल्डी कार्ब इंसेक्टिसाइड्स की खोज करी थी, जिसका ट्रेड नेम है टीमेक। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसका फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर पर मुझे याद रखना है, दैट इज़ इट इज़ हाईली पॉइजनस फॉर मैमल्स। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है मैमल्स के लिए। इसके अलावा से इसमें सिस्टमिक प्रॉपर्टीज़ होती है, अकैरिसाइड प्रॉपर्टी है, नीमेटिसाइड प्रॉपर्टी है। अकैरिसाइड्स का मतलब ये है कि जो माइट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। अभी हम आगे माइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे केमिकल्स जो माइट को कंट्रोल करते हैं, दैट इज अकैरिसाइड्स। अभी हम बहुत सारे अकैरिसाइड्स के नाम भी पढ़ेंगे आगे चल के। इसके अलावा ये निमेटिसाइड प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एल्डी कार्ब। नाउ वी कम ऑन द लास्ट टाइप, दैट इज़ मेथोमाइल। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी कार्बामेट्स होते हैं उन सब के नाम में कार्ब
आता है, लेकिन जो मिथोमाइल है ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। द मिथोमाइल हैज़ ऑल्सो सेम फंक्शन लाइक एल डी कार्ब। जैसे एल डी कार्ब को हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ कर रहे थे, एक्यारीसाइड और नीमेटीसाइड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जस्ट लाइक दैट जो मिथोमाइल होता है वो भी सेम होता है, उसमें इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एक्यारीसाइड्स प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी वो माइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और नीमेटोड्स को भी इक्वली कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके स्पेशल फीचर ये है कि ये लेपिडोप्टेरस लार्वा को भी किल करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली कैबेज, लूपर एंड DBM। DBM मीन्स डायमंड ब्लैक मॉथ, डायमंड बैक मॉथ, इसको शॉर्ट में DBM बोलते हैं, डायमंड बैक मॉथ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस पेस्ट है किस क्रॉप का, कैबेज का। जो पत्ता गोभी होती है कैबेज, उसमें लग जाता है कैबेज, लूपर और DBM डायमंड बैक मॉथ। उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मिथोमाइल नाम का इंसेक्टिसाइड, जो कि कार्बामेट होता है। तो हमने जो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड से वो डन हमारे पूरे हो चुके हैं। अगेन रिवाइज कर लेते हैं, कार्बामेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले किसके डेरिवेटिव्स हैं वो ध्यान रखना है, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बामिक एसिड्स एंड डाईथायोकार्बामिक एसिड। इसके अलावा इनका जो मोड ऑफ एक्शन था वो क्या था कि ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम के, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर नर्वस सिस्टम में इंसेक्ट्स का जो नर्वस सिस्टम है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। इसमें हमने 5 एग्जांपल्स पढ़े थे अलॉन्ग विद ट्रेड नेम्स, जैसे कार्बरिल, सीविन, कार्बोफुरॉन, फ्लोराडन, कार्बोसल्फन, इसका कोई ट्रेड नेम नहीं था, दैन एल्डिकार्ब, टेमिक एंड मिथोमाइल। ओके, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड। अब ये सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड से आप कुछ याद आ रहा होगा, पायरेथ्रॉइड ये हमने कहाँ पढ़ा था। पायरेथ्रॉइड हमने पढ़ा था दैट इज़ क्राइजेंथेमम, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ क्राइजेंथेमम। हमने जो पढ़ा था एक फूल होता है क्राइजेंथेमम का, उस फूल से हम क्या करते हैं पायरेथ्रॉइड या पायरेथ्रिन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड। लेकिन क्योंकि ये क्राइजेंथेमम के फ्लावर्स एक्सट्रैक्ट करा था तो ये वर्क कर रहा था एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड, ये कि प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड है। लेकिन ये सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड क्या है, देखो जैसे क्राइजेंथेमम फूल से हमने पायरेथ्रॉइड एक्सट्रैक्ट करा तो ये एक तरह का सिंथेटिक फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी सिंथेटिक फॉर्म में सबसे पहली बार जो सिंथेटिक एनालॉग तैयार करा गया पायरेथ्रॉइड से दैट इज़ एलेथ्रिन। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि पायरेथ्रॉइड जो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड में सबसे पहला सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड जो बना था वो कौन था, दैट इज़ एलेथ्रिन। अब ये एलेथ्रिन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिस्कवरी जो करी थी, डेवलपमेंट किसने करा था, यानी एलेथ्रिन नाम का जो पहला सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड डिस्कवर हुआ था वो इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा हुआ था, दैट इज़ ग्रीन एंड ला फॉर्ज इन द ईयर 1949, ठीक है। 49 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आज़ादी हुई थी हमारी 47 में, तो उसी के बाद 49 में सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड के नाम पे एलेथ्रिन बन चुका था। ओके, अब हमको एलेथ्रिन के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेना है। डिटेल क्या, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं एलेथ्रिन के वो देखना है। तो एलेथ्रिन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है क्विक नॉकडाउन इफेक्ट के लिए, ये ध्यान रखना है। आफ्टर दैट ये किस किस इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, तो हमारे जो घर में हाउस फ्लाइज या मॉस्किटोज़ होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसमें इतना ही ध्यान रखना। और बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बन जाते हैं मॉस्किटो से, मॉस्किटो को यानी जो हमारे घर में मच्छर होते हैं नॉर्मल, वहाँ पे कौन सा इंसेक्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऑप्शंस होंगे, तो आपको टिक करना है एलेथ्रिन। और एलेथ्रिन क्या है, सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है। सबसे पहला सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है एलेथ्रिन, जिसको डेवलप करा था ग्रीन और फॉरेज ने इन द ईयर 1949। तो ये थे एलेथ्रिन के कुछ पॉइंट्स, सिंपल थे। अब नेक्स्ट जो हमारी है दैट इज़ साइपरमेथ्रिन। साइपरमेथ्रिन भी एक तरह का सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड है, जिसको किसने डिस्कवर करा था, इलियट एट ऑल ने 1975 में, ठीक है। तो सबसे पहला सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड जो अभी तक डिस्कवर हुआ था वो एलेथ्रिन था। एलेथ्रिन था जो कि 1949 में डिस्कवर हुआ था। उसके बाद साइपरमेथ्रिन बहुत बाद में आया है, आप देख सकते हैं ईयर देख सकते हैं 1975 में आया है साइपरमेथ्रिन। ओके, साइपरमेथ्रिन का अगर मोड ऑफ एक्शन देखें तो ये स्टमक पॉइजन है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है, एज वेल एज ये साथ में क्या कर सकता है, लेपिडोप्टेरस लार्वा को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अब लेपिडोप्टेरस लार्वा में हमारे कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, लाइक बॉलवॉर्म। बॉलवॉर्म जो है इस इंसेक्ट है जो कि कॉटन क्रॉप में अटैक करता है, ठीक है। देन लीफ ईटिंग कैटरपिलर,
ऑफ कॉटन। तो देख सकते हो कॉटन में तो बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप में इंसेक्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉटन, फॉलोड बाय सीरियल्स, दैन एट लास्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फॉर्मुलेशंस देख लेते हैं। इसकी फॉर्मुलेशन जो है साइपरमेथ्रिन की, दैट इज़ 10% EC एंड 25% EC। EC यानी इमल्सिफाइंग कंसनट्रेशन। द लास्ट वन जो हमारा सिंथेटिक पाइथ्रॉइड है उसमें हमें सिर्फ 3 पढ़ने हैं, एलेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन एंड द लास्ट वन इज़ इटोफेनप्रोक्स। इटोफेनप्रोक्स जो है एक तरह का नॉन एस्टर्स पाइथ्रॉइड की कैटेगरी में आ रहा है, जो कि डेवलप हुआ था इन द ईयर 1987 में। ओके, अब इसकी जो मोड ऑफ एक्शन मतलब है वो भी वही है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है, सिस्टमिक पॉइजन है, सेम। ठीक है, कौन कौन से इंसेक्ट्स में ये यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है हमारे राइस क्रॉप में। राइस में एक इंसेक्ट लगता है लीफ हॉपर, उसमें यूज़ होता है, एज वेल एज BPH जो ब्राउन प्लांट हॉपर है। बहुत ही फेमस इंसेक्ट्स हैं ये राइस क्रॉप के, ध्यान रखना है। इटोफेनप्रोक्स जो है वो राइस में 2 इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, राइस लीफ हॉपर एज वेल एज BPH दैट इज़ ब्राउन प्लांट हॉपर। इसके अलावा हम इसको अपने नॉर्मल हाउस होल्ड में कॉकरोचेस और जो नॉर्मल हमारे घर में मक्खी होती है हाउस वाइफ, उसको भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन इसकी 10% EC। तो इसमें आपको जो मेन याद रखना है सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड में, वो तो हमारा पहला वाला जो था ना, दैट इज़ एलेथ्रिन। एलेथ्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में अच्छे से डिटेल इसकी याद रखनी है कि मॉस्किटोज बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए कौन यूज़ हो रहा है, दैट इज़ एलेथ्रिन। इसके अलावा एलेथ्रिन को किसने डेवलप करा, दैट इज़ ग्रीन एंड फॉर्ज इन द ईयर 1949, क्योंकि सबसे पहला सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड होता है। पैरेथ्रॉइड्स कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे अकैरीसाइड्स के बारे में। अकैरीसाइड्स क्या होते हैं? अकैरीसाइड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू किल माइट्स। जो माइट्स होते हैं अकैरीसाइड्स, अकैरनिया। ठीक है, हम आपने पहले स्टार्टिंग में ही इंसेक्ट्स में पढ़ा था, जब इंसेक्ट का पहला वाला चैप्टर पढ़े था, आपने पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा क्लास में 2 क्लास, आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम है इनफेक्ट उसके अंदर 2 क्लास आती हैं, हेक्सापोडा एंड अरेक्निडा। तो हेक्सापोडा में इंसेक्ट्स आते हैं और अरेक्निडा में हमारे माइट्स, टिक्स वगैरह आते हैं। तो जो माइट्स, टिक्स होते हैं इन सब के लिए यूज़ होते हैं अकैरीसाइड्स। ओके, अब अकैरीसाइड्स में इसमें ध्यान रखने कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि अकैरीसाइड्स जो होते हैं वो जनरली माइट्स को कंट्रोल करते हैं, ये तो बात क्लियर है। इसके अलावा इट इज़ हार्मलेस फॉर प्रीडेटर्स, ये प्रीडेटर्स के लिए हार्मलेस होते हैं। प्रीडेटर्स कौन होते हैं? मोस्टली प्रीडेटर्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पैट है कोई डॉग एन, तो आपने देखा होगा कि आपके डॉग में क्या होता है, उसकी बॉडी में कभी कभी टिक्स लग जाते हैं। ठीक है, जिनके पास होगा उन्होंने देखा होगा टिक्स लग जाते हैं। अब ये जो टिक्स है ये तो हमारा हो गया अकैरनिया, अकैरिना हो गया। और ये डॉग, अब ये टिक्स किस पे लगे हैं, किसकी बॉडी पे चिपके हैं? डॉग की बॉडी में। तो डॉग यहाँ पे क्या होगा? प्रीडेटर होगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीडेटर। तो आप समझ सकते हैं प्रीडेटर और अकैरिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर टिक्स लगे हैं दैट इज़ नोन एज प्रीडेटर। अब ये अकैरीसाइड्स जो होते हैं प्रीडेटर्स के लिए तो हार्मफुल होते हैं, लेकिन जिसको किल करना है अल्टीमेटली माइट्स, उनको किल कर देते हैं। तो प्रीडेटर्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, इन सब के लिए हार्मलेस है। ध्यान रखना, हार्मलेस है। अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है डायनोकैप का। बहुत फेमस एग्जांपल है डायनोकैप। ये डायनोकैप कोई और नहीं कि वही है हमारा कैराथीन नाम से जो बिकता है मार्केट में। ठीक है, इसका ट्रेड नेम है, पूछा जा सकता है डायनोकैप का ट्रेड नेम क्या है, दैट इज़ कैराथीन। तो मार्केट में, बाज़ार में आपको डायनोकैप नाम नहीं दिखेगा, डायनोकैप का जो ट्रेड नेम है दैट इज़ कैराथीन। और ये कैराथीन क्या किस में यूज़ होता है? तो कैराथीन एक तरह का फंजीसाइड के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, एक तरह का फंजीसाइड भी। माइट्स को तो कंट्रोल करता है, अकैरीसाइड प्रॉपर्टीज़ तो इसके अंदर हैं, बट ये क्या करता है फंगल डिसीज़ को, हमारे प्लांट्स में जो फंगल डिसीज़ हो जाती हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, और इसलिए हम उसको फंजीसाइड भी बोल सकते हैं, यानी वो केमिकल जो फंगस को किल कर सकते हैं। अब कौन सी फंगस को ये किल करता है? तो सबसे फेमस फंगस है, बहुत सारी फंगस को नहीं किल करता, सिर्फ एकलौती कुछ फंगस हैं, जिसमें सबसे फेमस है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो आपने देखा होगा
बहुत सारे क्रॉप्स में पाउडरी मिल्ड्यू नाम की डिसीज़ लग जाती है। ये पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ जो होती है फंगस की डिसीज़ है, और फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कैराथेन। तो ध्यान रखना है, डाइनोकैप इम्पॉर्टेंट कैरीसाइड है एज वेल एज फंजीसाइड भी है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसका ट्रेड नेम है कैराथेन, और इसका जो फॉर्मुलेशन है 48% EC है। तो ये तो हमारा फेमस एक्रेसाइड है। बस इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्रेसाइड हैं जो थोड़े कम फेमस हैं। डाइनोकैप थोड़ा ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हमारे आते हैं एजोबेंजीन, डाइकोफॉल, क्लोरोबेंजिलेट, क्लोरोफेंसॉन, फेंसॉन, टेट्राडाइफॉन, क्लोरबिन, साइड, एबमैक्टिन, फ्लूफोबॉक्सॉन। तो इन सब में से थोड़ा सा एबमैक्टिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एबमैक्टिन को लेके कि एबमैक्टिन किस तरह का इंसेक्टिसाइड है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू मार्क दैट इज अकैरिसाइड। तो एबमैक्टिन कोई जो है वो अकैरिसाइड्स यानी माइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है एबमैक्टिन। और डाइनोकैप तो हमारा फेमस है एज द नेम ऑफ कैराथेन। अब इसके बाद हमें कुछ जनरल डोजेस देखनी है जो हमारे इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स में क्या अंतर है। जब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की, तो पेस्टिसाइड एक ब्रॉड टर्म होता है। कैसा टर्म है? ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स आते हैं। पेस्टिसाइड्स का मतलब ऐसे केमिकल जो पेस्ट्स को किल करता है। हमारे पेस्ट कोई भी हो सकता है। अगर हमने फील्ड में वीड्स देखे, जो खरपतवार लग जाते हैं, वीड्स, अनवांटेड प्लांट, वो वीड भी एक तरह का पेस्ट है। तो उसको किल करने के लिए हमने यूज़ करा हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड भी एक तरह का पेस्टिसाइड हुआ। हमारे फील्ड में इंसेक्ट लग रहे हैं, इंसेक्ट को किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करें, तो इंसेक्टिसाइड भी हमारा पेस्टिसाइड है। तो पेस्टिसाइड एक जनरल ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। तो अगर हम सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, आपको सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स क्या है ये फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था। जो ऐसे पेस्टिसाइड जो प्लांट के सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और वहीं से इसको इंसेक्ट्स अपने अंदर ले लेते हैं, दैट इज़ सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स। इनका जो एप्लीकेशन होता है वो 0.02 से 0.05% AI फॉर स्प्रे होता है। अब ये AI का मतलब यहाँ पे क्या है? AI का मतलब होता है यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट। जब भी हम किसी इंसेक्टिसाइड्स को फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब कि वो अमाउंट, वो केमिकल के अमाउंट जो एक्चुअल में इंसेक्ट को किल करती है। ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी AI का मतलब होता है एक्चुअल इंग्रेडिएंट, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स की डोज जो होती है कम होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स। कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड का डोज हाई होता है, अप्रॉक्स 1% तक भी जा सकता है। तो 0.5 से 0.7 और अप्रॉक्स ये वेरी करता है कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, किस टाइप का इंसेक्ट है। तो ये अप्रॉक्स हमारा 1% तक भी इसका रेट चला जाता है। ध्यान रखना, सिस्टमिक का कम है, कॉन्टैक्ट का ज़्यादा है। इसके अलावा ग्रैनुलर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स का जो 1 से 2 kg AI पर हेक्टेयर होता है, और यह हम ऐसे यूज़ करते हैं सॉइल एप्लीकेशन में। इसके अलावा जो फंजीसाइड्स होते हैं जो फंगस को कंट्रोल करते हैं, अभी हमने एक फंजीसाइड का नाम पढ़ा, दैट इज़ कैराथेन, ठीक है, कैराथेन यानी डाइनोकैप, ठीक है। तो वैसे तो एक्रेसाइड भी है, लेकिन फंजीसाइड की तरह भी हम उसको यूज़ करते हैं। फंजीसाइड की तरह अगर हम इसको करेंगे तो उसका मोड ऑफ इसका जो एप्लीकेशन डोज होगा वो 2 ग्राम प्रति लीटर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोज थी केमिकल्स की जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक, दैट इज़ फ्यूमिगेंट्स। तो फ्यूमिगेंट्स के बारे में हमने इन शॉर्ट पहले भी पढ़ा था। फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? ये कुछ गैसियस सब्सटेंस होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। और जनरली फ्यूमिगेंट्स का हम यूज़ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे करते हैं? जनरली हम यूज़ करते हैं इसका स्टोरेज कंडीशन में, यानी जो जब हमारा जो क्रॉप्स होते हैं वो हार्वेस्ट के बाद जो गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे जब हम रख देते हैं, वहाँ पे कुछ स्टोरेज इंसेक्ट्स पेस्ट आ जाते हैं स्टोरेज के दौरान, तो उनको किल करने के लिए हम फ्यूमिगेंट्स का यूज़ करते हैं। और फ्यूमिगेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? कुछ गैसियस कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर हम वहाँ रख दें तो वहाँ से कुछ फ्यूम्स निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, जो वो गैसेस इंसेक्ट अगर इनहेल कर ले तो इंसेक्ट कम्प्लीटली किल हो जाते हैं। और जनरली फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं ये हर टाइप के इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं फ्यूमिगेंट्स के बारे में। ये हर टाइप के इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं, गैसियस स्टेट्स में किल करते हैं। और इसके बारे में
जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है। हाँ, अभी जो गैसियस फॉर्म में जब प्रोड्यूस होते हैं तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को आपको पता है, इंसेक्ट जब रिस्पायर करेगा, सांस लेगा, इंसेक्ट कहाँ से सांस लेता है, अपनी ट्रैकिया से, और इंसेक्ट की बॉडी में कुछ ओपनिंग्स होती हैं। सपोज़ अगर हमारी ये इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट की बॉडी में क्या होता है, कुछ ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स को स्पैरिकल्स बोलते हैं। स्पैरिकल्स के थ्रू ये हवा, आई मीन ये जो गैस है, फ्यूमिगेंट्स की गैस भी उनके अंदर चली जाएगी, और जो इंसेक्ट होगा जब अपनी लार्वा प्यूपा अडल्ट फॉर्म में वो किल हो जाएगा। इसके अलावा एग फॉर्म में होता है, तो एग फॉर्म में भी क्या होता है कि एग फॉर्म में उसके पास कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, कोरियन बोलते हैं उसको, कोरियन के थ्रू वो गैस उसके अंदर जाके, फ्यूमिगेंट्स की जो गैस है वो उसको अंदर जाके किल कर सकती है। तो फ्यूमिगेंट्स के लिए देखा गया कि हर टाइप के इंसेक्ट्स को ही किल करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूमिगेंट्स की बात करेंगे आगे चल के, तो सबसे पहले हमारे जो इम्पोर्टेंट फ्यूमिगेंट्स हैं, फ्यूमिगेंट्स में जो हमारे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ HCN, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम है, फुल फॉर्म है हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये जो है सबसे पहली बार कहाँ यूज़ हुआ था, तो फर्स्टली ये यूज़ हुआ था कॉटन में, कॉटनी कुशन, आई मीन जो इंसेक्ट का नाम है, सॉरी नॉट कॉटन, कॉटनी कुशन स्केल, ये इंसेक्ट है, इसका साइंटिफिक नेम है इचीरिया पार्चसी। इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए HCN नाम का जो फ्यूमिगेंट है वो यूज़ हुआ था। और सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने इसको यूज़ करा था, तो कॉलेट 1886 में इन्होंने यूज़ करा था। अब ये जो HCN होता है ये बनता कैसे है, बेसिकली HCN बनाने के लिए आपको सोडियम चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हमको सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 इनकी रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ नहीं, सोडियम और हाइड्रोजन, सॉरी सोडियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो HCN प्रोड्यूस होता है। HCN एक गैसियस सब्सटेंस होता है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि फ्यूमिगेंट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स एक गैसियस सब्सटेंस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ ब्रोमोमीथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड नाम ही है इसका। ये जो होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है, नॉर्मल जो हमारी एयर होती है, एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर है उससे 1.5 टाइम्स बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और इसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इंसेक्ट्स की बॉडी में ईजिली पेनिट्रेट हो जाती है ये गैस ब्रोमोमीथेन, और इसको किसने डिस्कवर करा था, ली गॉपिल ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ली गॉपिल ने 1932 में इसको डेवलप करा था। बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेटिंग गैस है जो कि बहुत सारी इंसेक्ट्स को किल कर सकती है, लाइक जो इंसेक्ट्स हमारे सॉइल में है एज वेल एज नीमेटोड जो होते हैं, वीड्स, फंगस और रोडेंट्स को किल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन का अनदर नेम है, इसका दूसरा नाम है ट्राईक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ट्राईक्लोरो-नाइट्रोमीथेन, जो कि फेमस है टीयर गैस, जिससे आंसू आ जाते हैं ना, दैट इज़ क्लोरोपिक्रिन। बहुत बार इन जनरल साइंस में भी क्वेश्चन बन जाता है कि टीयर गैस को क्या बोलते हैं, दैट इज़ क्लोरोपिक्रिन या फिर ट्राईक्लोरो-नाइट्रोमीथेन। ये इसका जो यूज़ है वो इंडिया में ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है, बस आपको फॉर नॉलेज पर्पस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ EDB स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अब ये जो इथाइलिन डाइब्रोमाइड है इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सबसे पहले तो साइंटिस्ट याद रखना है जिसने इसको डेवलप करा, तो निफोर्ट एटॉल ने 1925 में, निफोर्ट एटॉल ने 1925 में इसको EDB यानी इथाइलिन डाइब्रोमाइड को डेवलप करा था। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये बेसिकली किसको कंट्रोल करती है, फ्रूट फ्लाइज। आपको पता होगा मोस्टली रेनी सीज़न में देखा जाता है, जैसे अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो रेनी सीज़न में मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में, स्पेशली हमारे फ्रूट क्रॉप्स में जो फ्रूट्स होते हैं, स्पेशली हमारा गुआवा, अमरूद में आपने देखा होगा, इसके अलावा यह मैंगो में भी होता है हमारा समटाइम्स, इन क्रॉप्स में एक फ्रूट फ्लाई नाम का इंसेक्ट लग जाता है। फ्रूट फ्लाई के जो लार्वा होते हैं वो इनके अंदर चले जाते हैं, और जब हम फ्रूट को छिलते हैं, घर में ला के काटते हैं, तो फ्रूट फ्लाई उसके अंदर घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो EDB है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ये फ्रूट फ्लाई के लार्वा को किल करने के लिए यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट फ्लाई लार्वा को किल करता है, इसके अलावा ये मोस्ट ऑफ द दूसरे इंसेक्ट्स को भी किल कर देता है, लाइक जो नीमेटोड होते हैं उनको भी किल करता है, लेकिन एक्सेप्ट सिस नीमेटोड, हेट्रोडेरा स्पीशीज़, ये सिस नीमेटोड का साइंटिफिक नेम है। तो आपको फिलहाल इन जनरल ध्यान रखना है
जो EDB होता है ये फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करता है, नीमाटोड को भी कंट्रोल करता है, लेकिन सिस नीमाटोड पे इसका कुछ असर नहीं होता और सॉइल फंगस को भी ये किल नहीं कर पाता। तो फिलहाल फ्रूट फ्लाई आपको याद रखना है, बहुत ही स्पेशल फीचर है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो कि EDB सबसे पहले फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कंट्रोल द फ्रूट फ्लाई लार्वा। अब जो लास्ट है हमारा टाइप, दैट इज़ फ्यूमिगेंट्स का जो लास्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ फॉस्फीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्फीन दैट इज़ PH3 हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड हो रहा है, यहाँ पे लिखा है वाइडली यूज्ड फ्यूमिगेंट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड फ्यूमिगेंट कौन सा है, दैट इज़ फॉस्फीन। कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, ग्रेन्स जो होते हैं, मतलब स्टोरेज के टाइम पे ग्रेन होते हैं या फ्लावर होता है, आटा, सीरियल्स जो हमारे गोडाउन में रखे थे, वहाँ पे हम ये फॉस्फीन गैस का यूज़ कर सकते हैं। अब ये फॉस्फीन गैस कैसे बनती है, तो होता क्या है कि सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड में जैसे जैसे मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर यानी वाटर इनटेक होता रहेगा, तो फॉस्फीन गैस निकल जाएगी और बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है, यानी सॉरी जो फॉस्फीन होती हैं, ये जो मार्केट में हमको पैलेट की फॉर्म में मिलती है। पैलेट्स का मतलब होता है जो गोली होती है ना, टैबलेट्स फॉर्म, उस फॉर्म में पाई जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो चल रहा है दैट इज़ सेल्फॉस, यहाँ पे लिखा भी है सेल्फॉस इज सच टैबलेट्स। जैसे टैबलेट्स मार्केट में होती हैं, उन टैबलेट्स की फॉर्म में, पैलेट की फॉर्म में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मिलती है। सेल्फॉस वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। इसके अलावा इन पैलेट्स में क्या क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पैलेट इज, पैलेट में 55% एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होती है, 40% एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता है और 5% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है। उसके बाद ये रिएक्शंस होती हैं, ध्यान रखना ये रिएक्शन होगी जिसमें से फॉस्फीन गैस बाहर निकल जाती है और ये फॉस्फीन गैस में ही इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ है, यही हमारी मेन गैस है जो कि हमारी इंसेक्ट्स को किल करती है। ठीक है, अब फॉस्फीन देखा जाए कि जनरली सारी स्टेजेस को ही किल कर दी, इंसेक्ट चाहे अपनी एग स्टेज में है, लावा में है, प्यूपा में, निम्फ, कोई भी स्टेज में, तो ये फॉस्फीन गैस उनको किल कर देती है। एज वेल एज हमारे चूहे होते हैं रैट्स, उनको भी ये किल कर देती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है द पैलेट कंटेन अमोनियम कार्बोनेट रिलीज CO2 एंड अमोनिया। अब CO2 और अमोनिया रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की वजह से स्पॉन्टेनियस इग्निशन से फॉस्फीन गैस बन जाएगी, फॉस्फीन गैस दैट इज़ PH3। ओके, फॉस्फीन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट तैयार हुआ वो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, जो कि किसी का हार्म नहीं करता, इट इज़ हार्मलेस कंपाउंड। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन रहा है वो एक हार्मलेस कंपाउंड है। उसके अलावा यहाँ पे जो नीचे डिटेल्स दी गई है ये हम डिस्कस कर रखे हैं कि अगर 3 kg होगा तो 1 kg फॉस्फीन गैस लिबरेट होगी। एट इज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सेल्फॉस इंपॉर्टेंट है। सेल्फॉस जो है कैसी टैबलेट आपको याद रखना है, सेल्फॉस जो है एक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट है। ठीक है, तो टैबलेट हुई है, पैलेट है, एक ही फॉर्म होती है। तो ये था हमारा फ्यूमिगेंट्स के बारे में। तो फ्यूमिगेंट्स के बारे में को ध्यान रखना है, हर टाइप के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट किसी भी स्टेज में हो। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था फ्यूमिगेंट्स में दैट इज़ EDB एंड फॉस्फीन। इसके अलावा जो रोडेंटिसाइड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, एंड अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।